हेलो एवरीवन। आज हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर का आज हम लोग प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, जो पाँच छः प्रॉब्लम्स जो पूछी गई हैं आज तक। वैसे बहुत फ्रीक्वेंटली इसको नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी अगर हमको आगे के टॉपिक्स में कमांड करना है, सिंगल फेस फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इसको बोलते हैं, तो अगर उसमें कमांड करना है तो ये बेसिक है। इससे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, बट इसकी ज़रूरत आगे है, इसलिए पहले हमको इसको जानना ज़रूरी है। और जो प्रॉब्लम्स आए हैं तो आज हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने 2014 2 मार्क्स 2014 2 मार्क्स क्वेश्चन। ये एसी सप्लाई गिवन है, ये इंडक्टर गिवन है और ये एक सर्किट है। ठीक, ये एक कह सकते हैं सर्किट नहीं बट एक डिवाइस है, एक स्विच है। तो अगर केवल डायोड होता तो इसको हम लोग नॉर्मली डायोड की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्विच है तो एक हम थायरिस्टर को या एससीआर को एक स्विच और डायोड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर ये फॉरवर्ड में होगा भी तो ये जब तक ऑन नहीं होगा तब तक ये कंडक्ट नहीं कर सकता। तो पहली चीज़ कि ये डायोड ना समझ के इसको हम क्या समझेंगे, एक थायरिस्टर। ये क्या है, एक थायरिस्टर है। और इसका अल्फा हम इस क्वांटिटी से निकालेंगे जो इसका टाइम दिया हुआ है। ठीक, इस टाइम से इसका अल्फा निकालेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ हमको रिक्वायर्ड होगी। सॉल्यूशन। ठीक, तो इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है। ये जो ओमेगा साइनसोइडल सप्लाई जो है उसका ओमेगा क्या है वो गिवन है, और आईएल मैक्सिमम हमको निकालना है। तो हमको पता है कि अगर इंडक्टिव लोड रहता है और अल्फ़ा पे कंडक्शन शुरू हो रहा है तो पाई तक करंट इंक्रीज करती है और पाई के बाद 2 पाई माइनस अल्फ़ा तक करंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। ठीक, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालनी है, और मैक्सिमम वैल्यू आएगी कहाँ पे, वो आएगी पाई पे। तो आई टी का जो इक्वेशन होता है वो होता है वी एम ओमेगा एल कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक, तो इस आई टी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, जब ये ओमेगा टी जो होगा वो, ये एक्सिस किसकी है, ओमेगा टी की एक्सिस है। ठीक, क्योंकि टी एंगल नहीं होता है ना, ओमेगा एंगल होता है, लेकिन ओमेगा और टी का जो प्रोडक्ट होता है वो एक एंगल होता है। तो ये जब ओमेगा टी 180 होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वी एम ओमेगा एल कॉस अल्फ़ा प्लस 1, ये क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो वी एम अपने को पता है, वी एम क्या है, 100 है। ओमेगा भी हमको पता है 100 पाई है, एल भी पता है 1 और कॉस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा हमको निकालना है। मेरा अपना अल्टीमेट एम क्या होगा, अल्फ़ा निकालना। अल्फ़ा देखते हैं क्या होगा। अल्फ़ा होगा ओमेगा इंटू टी। ठीक, ये एंगल है अल्फ़ा और ये किसके बराबर होगा, फ्रीक्वेंसी और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर, ओमेगा टी। तो टी हमको पता है और ओमेगा पता है। तो 100 पाई और टी 2.5 इंटू 10⁻³ क्योंकि मिली में है तो 10⁻³ कर दिए। इसको अगर थोड़ा सा बिना कैलकुलेटर के अगर थोड़ा यूज़ करना चाहें तो 100 पाई और इसको 10/4 कर सकते हैं, और ये 10⁻³ तो ये 3 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा π/4। ठीक, कितना आ जाएगा, π/4 या 45 डिग्री। 45 डिग्री इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो Vm कितना गिवन है पहले से, 100, ओमेगा 100 पाई, एल गिवन है अपने को 31.83 इंटू 10⁻³
कॉस अल्फा, कॉस π/4, कॉस π/4 होता है 1/√2 प्लस 1। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 17.07 आता है शायद। अभी मैंने सॉल्व किया था इसको, तो इसका आंसर आएगा 17.07 एम्पियर। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन था, जस्ट सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड था। इसी को अगर दूसरे फॉर्म में पूछा जा सकता था तो यहाँ पे ये स्विच और डायोड ना देके केवल एक SCR लगा के उसका अल्फा अगर π/4 दिया रहता तो भी आंसर सेम आता। बस यहाँ पे बस एक अलग पार्ट ये था कि हमको अल्फा निकालना पड़ा टाइम और ओमेगा का मल्टीप्लाई करके। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन 2014 2 मार्क्स। पहला वाला क्वेश्चन सेट 3 का था, ये वाला सेट 2 का है, सेट 1 का। तो 2014 2 मार्क्स ये भी है। ठीक, तो ये सर्किट गिवन है कुछ, एक सप्लाई है, एक SCR है, यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड है और ये लोड है। इसकी इस लोड में रेजिस्टेंस है 10 ओम, इंडक्टेंस है 0.05 हेनरी। सब आइडियल है, ये भी आइडियल है, ये भी आइडियल है। तो इसका अल्फा हमको निकालना है, अल्फा वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट। एंड इसका जो एवरेज वोल्टेज है, एवरेज वोल्टेज V आउटपुट एवरेज, वो 70 गिवन है, 70 वोल्ट। ठीक, तो अल्फा हमको यहाँ पे निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है RL। तो अगर ये फ्री व्हीलिंग डायोड ना होता, अगर ये फ्री व्हीलिंग डायोड ना होता तो इसका कुछ वेवफॉर्म इस तरीके से बनता आउटपुट वोल्टेज का। अल्फ़ा पे ये स्टार्ट होता कंडक्शन, पाई तक ये इंडक्टर चार्ज होता और उसके बाद थोड़ी देर तक बीटा पे कंडक्शन रुक जाता। बीटा को हम बोल लेते हैं एक्सटेंशन एंगल। लेकिन क्योंकि डायोड है तो कंडक्शन तो होगा लेकिन डायोड के थ्रू होगा, तो ये चीज़ ना होके पाई पे ही आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएगा, उसके नीचे नेगेटिव में नहीं जाएगा। फ्री व्हीलिंग डायोड का मतलब नेगेटिव वाला जो वेवफॉर्म है वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका एवरेज कितना होगा, इसका एवरेज होगा V0, एवरेज जो होगा वो होगा Vm/2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। तो ये 70 गिवन है अपने को। Vm सर यहाँ पे 325, ये 325 साइन, ये सप्लाई गिवन है। ठीक, ये मैंने मिस कर दिया था। तो Vm जो है वो 325 है अपॉन 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। यहाँ से अल्फ़ा निकालना है, अल्फ़ा आ जाएगा 69.31 डिग्रीज़। ठीक, 69.31 डिग्रीज़। लेकिन इस क्वेश्चन से हम लोग और क्या सीख सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड ना दिया रहता, फ्री व्हीलिंग डायोड ना दिया रहता तो ये आंसर नहीं होता। लेकिन अगर ये L ना दिया रहता, फ्री व्हीलिंग डायोड भी नहीं है और L भी नहीं है, तो अपने आप ही कंडक्शन यहाँ पे रुक जाता, अपने आप ही कंडक्शन यहाँ पे रुक जाता। मतलब कि इसके आगे वेवफॉर्म नहीं आती, तो भी आंसर यही रहता, आंसर यही रहता। क्योंकि केवल अगर R लोड हो या RL लोड हो लेकिन फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ हो तो वेवफॉर्म यही बनेगी। और वेवफॉर्म जब भी यही बनेगी क्योंकि सिंगल पल्स है तो इसका एवरेज इतना ही रहेगा। ठीक, तो ऐसे हमको कनेक्ट करते चलना है कि इस क्वेश्चन के अलावा अगर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट और कर दिया जाए तो आंसर कैसे वेरी कर सकता है। ठीक,
2007 2 मार्क्स, 2007 2 मार्क्स। तो इसमें क्वेश्चन में एक ट्रांसफॉर्मर है, बना नहीं है, बस मैं इसको वर्डिंग में लिखा हुआ है और मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। 50 हर्ट्ज, इसको स्टेप डाउन किया जा रहा है 4:1 से, और फिर ये सप्लाई यहाँ पे मिल रही है अनकंट्रोल्ड हाफ वेव, चार्जिंग अ बैटरी। ये बैटरी है 12 वोल्ट की और ये रेजिस्टेंस है 19.04। तो इसमें चार्जिंग करंट मतलब इस बैटरी को जो करंट चार्ज कर रही है, इसको हम लोग आउटपुट करंट भी बोल सकते हैं, वो हमको निकालना है। तो चार्जिंग करंट या आउटपुट करंट हमको निकालना है। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द चार्जिंग करंट। तो क्या इसका प्रोसीजर होना चाहिए? पहली चीज़ कि हमको आउटपुट वोल्टेज, इसका जो बेसिक सा फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूले से ना देखा जाए तो इसका आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं, यहाँ का वोल्टेज। उस वोल्टेज से अगर हम 12 माइनस करके, ऐसे V आउटपुट -12/R अगर कर देंगे तो करंट आ जाएगी। लेकिन हमको क्योंकि इसका डायरेक्ट फार्मूला पता है, जो कि ड्राइव करने के बाद आता है, वो कितना होता है सॉल्यूशन। तो I0 एवरेज चार्जिंग करंट क्या होगी 1/2πR, ठीक, Vm cos θ1। θ1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड है, ठीक। ये डायोड, इसका अल्फा 0 है, तो यहाँ पे अल्फा नहीं होगा, ये θ1 होगा, माइनस कॉस θ2। θ2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे L लोड नहीं है, L लोड नहीं है मतलब केवल R लोड है, इसलिए θ2, अदरवाइज बीटा हो जाता है यहाँ पे, प्लस E θ1 माइनस θ2। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़, θ1 मतलब क्योंकि अल्फ़ा होता तो यहाँ पे भी अल्फ़ा होता, और अगर L होता तो यहाँ पे बीटा होता। तो 2π तो कांस्टेंट है, R की वैल्यू हमको पता है, Vm की वैल्यू अपने को पता है। Vm 230 नहीं होगा, Vm कितना होगा यहाँ का 230 × √2, क्योंकि ये RMS वैल्यू गिवन है, ठीक। तो 230 × √2/4 ये हो जाएगा Vm। θ1 निकालना है, तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो इस तरीके से होगा कुछ, ये E था, θ1 पे ऐसे गया, और ये हो गया θ2, और ये हो गया आउटपुट वोल्टेज। तो इसका आउटपुट वोल्टेज इस तरीके से होगा, ठीक। तो θ1 जो होगा वो होगा साइन इनवर्स E/Vm, ठीक। ये 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 पॉइंट समथिंग डिग्रीज। और जो θ2 होगा, क्योंकि जितना एंगल इधर रहेगा उतना ही सिमेट्रिकल ये रहेगा, ठीक। इसको अगर एक बार अच्छे से बना दिया जाए, ठीक, तो ऐसे रहेगा, ठीक। तो जितना एंगल ये रहेगा उतना ही एंगल ये रहेगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस या 180 माइनस θ1, तो ये 171 पॉइंट समथिंग आता है। तो यहाँ पे हम ये पुट करेंगे cos θ1 की जगह पे, cos θ2 की जगह पे। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है बहुत केयरफुली कि यहाँ पे हम डिग्री में कभी पुट नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि ये एक हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हम डिग्री में पुट नहीं कर सकते, इसको हमको रेडियन में पुट करना पड़ेगा। इसलिए अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट रेडियन में पुट करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज डिग्री में अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, π/180 से
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो जस्ट इसको पुट कर देते हैं, तो करंट हो जाएगी 1/2 पाई, आर कितना है 19.04, 230√2/4 cos 8 डिग्री माइनस cos 171 डिग्री प्लस 12 8 डिग्री माइनस 171 डिग्री इंटू π/180। आंसर आ जाएगा 1.05 एम्पियर। 1.05 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं और बहुत उनमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं रहता पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन ये एक पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक है जो मतलब इस अगर चार्जिंग करंट वाला आता है जहाँ पे ई वाला केस रहता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है और इसको हमको बहुत केयरफुली देखना रहेगा। ठीक, तो पूरे रेक्टिफायर में बस ये वाला एक पोर्शन है जहाँ पे कैलकुलेशन को हमको बहुत केयरफुली एक एक चीज़ पुट करनी रहेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2005 का क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का। (2005) and 2 marks। (230 RMS 50 हर्ट्ज). ये सर्किट गिवन है अपने को और अल्फ़ा पे ये ट्रिगर हो रहा है, अल्फ़ा पे ये ट्रिगर हो रहा है इन एवरी पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो अल्फ़ा कितना होगा अगर इसमें एक कंडीशन है, ये ट्रिगर करना है हमको अल्फ़ा पे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। इनपुट सप्लाई कैसी होगी, इनपुट सप्लाई ये होगी। ठीक, ये जो होगा वो होगा 230 × √2। ठीक, तो इसमें कंडीशन ये गिवन है कि अल्फ़ा पे ये ट्रिगर हो रहा है, अल्फ़ा पे ये ट्रिगर हो रहा है और उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस पीक वोल्टेज जो है वो है 230। मतलब जब ये ट्रिगर हो रहा है तो उस टाइम पे 230 वोल्ट इसका वोल्टेज है और वही पीक भी है, वही पीक भी है। तो इसको समझा जाए जरा अगर, तो अगर यहाँ पे हम इसको ट्रिगर करते हैं अल्फ़ा पे, ठीक, इसको ट्रिगर करते हैं अल्फ़ा पे, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 230 वोल्ट है, लेकिन इंस्टेंटेनियस तो ये 230 वोल्ट हो गया, इंस्टेंटेनियस तो 230 वोल्ट हो गया। तो आउटपुट वोल्टेज कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। यहाँ पे अल्फ़ा पे कितना वोल्ट हो जाएगा 230, लेकिन जो पीक रहेगा वो कितना रहेगा 230√2। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे ट्रिगर करें, इसमें यही पूछा जा रहा है कि अगर हम इसको यहाँ पे ट्रिगर करें तो ये 230 रहेगा और यही पीक रहेगा। तो इसमें ये वाला एंगल ना जान के हमसे ये एंगल पूछा जा रहा है, क्योंकि अगर इस एंगल पे हम ट्रिगरिंग कर रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस तो वोल्टेज 230 मिल रहा है लेकिन वो पीक नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्रिगर कर रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस जो 230 मिल रहा है वही पीक भी होगा। ठीक, वही पीक भी होगा। तो हमको क्या करना है, सिंपल हमको निकाल लेना है क्या, ये वाला एंगल, और फिर उसके बाद पाई माइनस वो एंगल कर देंगे, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा होगा पाई
माइनस साइन इनवर्स 230 अपॉन 230√2। जस्ट θ1 जैसे निकालते थे वैसे ये निकाल रहे हैं, ठीक। 230 अपॉन 230√2, तो ये पाई माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा, कि ये 1/√2 मतलब पाई बाई 4। तो ये आ जाएगा कितना, 3 पाई बाई 4 मतलब 135 डिग्री, 135 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है और ये सिंगल फेस 2001 2 मार्क्स, 2001 2 मार्क्स। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2001 2 मार्क्स, ठीक। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये थायरिस्टर है, ये सप्लाई है, कुछ भी मान लेते हैं Vm साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है और अल्फा गिवन है हमको 120 डिग्री। तो पूछ रहा है एक्सटेंशन एंगल क्या होगा, एक्सटेंशन एंगल क्या होगा, मतलब कहाँ पे करंट जीरो हो जाएगी। तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें, इसका ग्राफ देखें, तो अल्फा मतलब 120 गिवन है अगर, तो 120 मतलब यहाँ से कंडक्शन स्टार्ट होगा, 180 तक कंडक्शन चलेगा, 120 पाई, और ये डिस्टेंस कितना है 120, तो 120 पहले इसके ख़त्म हो जाएगा, 360 से 120 पहले ख़त्म हो जाएगा। तो इसका अगर वेवफॉर्म बनाया जाए वोल्टेज का, तो करंट का हो गया, तो ये 120 180 और 250, तो ये हो जाएगा इसका वोल्टेज का ग्राफ, ठीक। तो करंट का कंडक्शन कहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, 240 पे, ये है पूरा 360, ठीक। तो इसका एक्सटेंशन एंगल कितना हो गया 240। इसी केस में अगर थोड़ा सा अलग बात किया जाए कि अगर मान लेते हैं कि ये डायोड है केवल, ठीक, ये तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 240, ठीक। अगर ये केवल डायोड है और इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाला जाए या करंट निकाला जाए, आरएमएस या एवरेज, तो इसका जो वोल्टेज का ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, आउटपुट वोल्टेज, ठीक। तो इसका एवरेज कितना होगा, V0 एवरेज जो होगा वो होगा 0, ठीक। और V0 RMS कितना होगा, वो होगा Vm/√2, Vm/√2। करंट का ग्राफ कैसे बनने वाला है, करंट का ग्राफ बनने वाला है इस तरीके से, ठीक। पाई तक करंट इंक्रीज करेगी, फिर पाई से 2 पाई तक करंट डिक्रीज करेगी, ठीक। तो इसका अगर हमको एवरेज चाहिए तो पहले चीज तो इसकी करंट की इक्वेशन चाहिए हमको। तो करंट की इक्वेशन क्या होगी, Vm/ωL माइनस Vm/ωL cos ωt, ये हो गई करंट की इक्वेशन। तो I0 एवरेज क्या हुआ, इसका तो कोई एवरेज होगा नहीं, तो I0 एवरेज हो जाएगा Vm/ωL। और RMS अगर निकाला जाए तो हमको पता है कि दो फ्रीक्वेंसीज अगर ऐड हो रही हैं, दो फ्रीक्वेंसीज अलग अलग फ्रीक्वेंसीज ऐड हो रही हैं, तो एक का RMS प्लस दूसरे का RMS प्लस उसका प्लस करके रूट, ठीक। तो वो होता है रिजल्टेंट का RMS। तो इसका अगर RMS निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, Vm/ωL, जो कि पहला फ्रीक्वेंसी है,
मतलब इसका तो फ्रीक्वेंसी है नहीं, ये डीसी कंपोनेंट है, तो इसका स्क्वायर, क्योंकि डीसी का आरएमएस भी वही सेम रहेगा, तो पहले का आरएमएस का स्क्वायर हो गया। दूसरा वी एम ओमेगा एल बाई √2, ये दूसरे का आरएमएस हो जाएगा, और इसका कर दिए हम स्क्वायर, तो ये हो गया रूट। तो ये पूरा जो आई नॉट आरएमएस ये आ गया, मतलब इसमें जो इसकी आरएमएस करंट क्या हो गई, इसकी आरएमएस करंट ये हो गई। तो ये चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी कि अगर मान लिया जाए कि इसमें थोड़ा सा मेजरमेंट वाला क्वेश्चन इन्वॉल्व करके एक दूसरा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की जाए कि यहाँ पे अगर मूविंग कॉयल एमीटर या मूविंग कॉयल वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया जाए, मूविंग कॉयल एमीटर अगर करेंगे तो एवरेज करंट हमको निकालना पड़ेगा, और मूविंग कॉयल वोल्ट मीटर अगर कनेक्ट करेंगे तो एवरेज वोल्टेज हमको निकालना पड़ेगा। सेम वे में अगर मूविंग आयरन कनेक्ट किया जाए, मूविंग आयरन एमीटर, तो हमको एवरेज आरएमएस करंट निकालना पड़ेगा, और मूविंग आयरन वोल्ट मीटर अगर कनेक्ट किया जाएगा तो आरएमएस वोल्टेज निकालना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे भी दो सब्जेक्ट्स को मिला के भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो उसके लिए भी हमको देखना पड़ेगा कि क्या होता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है तो आप लोग रेडी रहिएगा कि मतलब आरएमएस इसका एवरेज क्या होगा, इसका आरएमएस क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा, इसका आरएमएस क्या होगा। ठीक है, तो ये पूरा डिस्कशन था, और कुछ चीज़ें नहीं रह गई हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कोई और चीज़ें इसमें रिक्वायरमेंट है, बस इतना ही बहुत, उतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी एक बेसिक आइडिया होना हम लोगों को ज़रूरी है। तो आगे चल के हम लोग बाद में स्टार्ट करने वाले हैं सिंगल फेस फुल ब्रिज रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर जिसको बोलते हैं, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रेक्टिफायर से वहीं से फ्रेम होंगे। लेकिन इसमें अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम रह गई है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।